Good afternoon, everyone. Today we are having Kshitij Rana here. अभी ये recent HPS एग्जामिनेशन में DSP सेलेक्ट हुए हैं और काफी कम एज में, मात्र 24 साल की आयु में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इनके आज हम इस सेशन के थ्रू जानेंगे कि इनका नेटिव प्लेस क्या रहा, मॉडल ऑफ स्टडीज क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी और क्या इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। और लास्ट में हम एक जो इसमें सेक्शन रखते हैं डूज एंड डोंट्स है कि नए विद्यार्थी जो तैयार कर रहे हैं या जो इस प्रोसेस में भी हैं, तो शायद वो कुछ गलतियां कर रहे होंगे, तो हम उन गलतियों को ना दोहराएं और कैसे हम कम समय में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। तो डायरेक्टली जो है क्षितिज राणा से हम ये जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर क्षितिज राणा एंड कांग्रेस टू यू कि आपने जो है कम एज में, जिस चीज को मैं बहुत पर्सनल लेवल पे प्रमोट भी करता हूँ कि आपको यंग एज में एनर्जी हाई रहती है, चैनलाइज रहते हैं, उस एज में आपने इस पेपर को क्वालिफाई किया और आप इसके जीते जाते उदाहरण भी हो, जिस चीज को मैं बोलता भी हूँ। तो काइंडली जो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर योर विशेस। मेरा नाम क्षितिज है और जैसे आपने बताया मैं 24 साल का हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो जिला कांगड़ा के पालमपुर की है और मेरी स्कूलिंग भी 10th तक पालमपुर में ही हुई। उसके बाद 2 साल 11th और 12th मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल दगशाई से किया, जो एक बोर्डिंग स्कूल है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से की और जुलाई 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद ही से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी और ये मेरा HPS में सेकेंड अटेम्प्ट था और इसी अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरे पापा पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं, माँ मदर मेरी टीचर हैं और मेरा एक छोटा भाई भी है जो इस समय NDA का एक कैडेट है। राइट राइट। अच्छा क्षितिज, आपने जो है इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रहा, उसके बाद क्या आपके लिए मोटिवेशनल या आप बोलोगे वो टर्निंग पॉइंट है जब आपने ये निर्धारित किया कि मैं जो है शिफ्ट कर जाऊंगा और एक सिविल सर्विसेज की लाइन में चला जाता हूँ, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, तो क्या वो आपके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा लाइफ में? सर थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पिताजी ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया कि IAS या फिर सिविल सर्विसेज में भी एक करियर ऑप्शन होता है और इसके लिए इस डोमेन की नॉलेज चाहिए और इस टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ, इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर किया जाए। और सभी पेरेंट्स के और सभी इवन बच्चों के भी मन में रहता है कि कहीं ना कहीं वो सोशल वैलिडेशन जो एक सिविल सर्वेंट को मिलता है वो हमें भी प्राप्त हो। तो जब मैंने देखा कि कौन कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़ना है, कौन कौन क्या क्या सिलेबस है, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा अबाउट हिस्ट्री, स्पेशली ज्योग्राफी और इवन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सब चीजें ना हमारे आसपास की चीजों से जुड़ी होती हैं। तो इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, मैंने स्टार्ट किया और बस वैसे ही वैसे कड़ी से कड़ी बनती चली गई और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी ओर जाना है और इसी प्रोफेशन में कुछ करना है। राइट राइट राइट। अच्छा, जब आपने सोच भी लिया कि जो है आप सिविल सर्विसेज की लाइन में जाएंगे और इसी को अपना जी 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 करियर ऑप्शन एक परस्यू करेंगे, तो जी आपकी जो जी। मॉडल ऑफ स्टडीज है, क्या है ना, इसमें आप विस्तार में बाद में बताना कि क्या वो सेल्फ स्टडी रही, क्या वो कोचिंग रही, सेल्फ स्टडी भी रही, तो आपने कैसे पेन डाउन किया कि जो है मेरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने कम समय में इस पेपर को क्वालिफाई किया और जो मैं बोलता भी हूँ कि जरूर उसके पीछे कोई ना कोई एक थॉट रहा होगा, एक प्लानिंग रही होगी, तो उसको डिटेल में प्लीज यहाँ पे। सर मैंने सबसे पहले तो UPSC के लिए ही तैयारी स्टार्ट की थी। मेरा मॉडल ऑफ प्रिपरेशन जो था वो UPSC के ऊपर ही बेस्ड था पूरी तरह। तो मेरी जो HAS की तरफ जो इंक्लिनेशन थी वो उतनी नहीं थी। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ यही सोचा था कि UPSC क्लियर करूंगा। और अब क्या है, हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है, हर एक चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर चीज यूट्यूब पे मिलती है। तो मैंने रिसर्च करी कि कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज जरूरी हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टॉपर्स के इंटरव्यूज और टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स का जो गाइडेंस रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। उन्होंने जैसा जैसा बताया, मैंने एक बुक लिस्ट तैयार की कि पॉलिटी के लिए मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है और बिपिन चंद्र पढ़नी है। ऐसे ऐसे मैंने एक मॉडल ऑफ स्टडी बनाया। उसके बाद अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग जो है बड़ी ही मेटिकुलस होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैं जब भी प्लान बनाता था हमेशा
डी डे से प्लान बनाता था। जैसे मैं ऐसे प्लान नहीं बनाऊंगा कि अच्छा जी आज 15 दिन पॉलिटी पढ़ ली, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ ली, ऐसे कभी भी प्लान नहीं बनाता था। मैं डी डे से प्लान बनाता था कि ओके 5 जून को अगर मेरा एग्जाम है तो आई विल लीव 15 days फ्रॉम बैकवर्ड, प्लान बनाता था 15 days बैकवर्ड फ्रॉम 5 जून, आई विल लीव दीज 15 days फॉर माई रिविजन। उसके बाद 5 days फॉर माई बफर, कि इतने दिनों में अगर मेरे कोई रिवीजन में या फिर जो मेरा नॉर्मल स्टडी रूटीन है उससे कुछ मिस हो जाता है तो 5 days ऐसे रखूंगा। उसके बाद अगर और उससे पीछे चले तो एक रफ स्केच बना लेता था कि ओके स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मुझे पता होता था कि स्पेक्ट्रम में कितने डेज में कंप्लीट कर सकता हूँ। मान लो 10 days लगते हैं तो मैं 12 days स्पेक्ट्रम के लिए रखूंगा। स्पेक्ट्रम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री से, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो जैसे हिस्ट्री से हटकर है या ऑपोजिट है, ताकि मन बना रहे। साइंस के हो गए, जैसे शाम को साइंस पढ़ लूंगा। तो इस प्रकार से प्लानिंग करते करते फाइनली ये जर्नी मेरे लिए कंप्लीट हुई अब। कि आपने डिटेल एक जो है एक टाइम टेबल बनाया है अपने लिए, जिसमें पहले पूरे साल का प्लान था, फिर वो मंथली बेसिस जी पे थोड़ा, फिर वो जी। वीकली पे हुआ, फिर वो डेली भी हुआ। डेली बेसिस पे सब, वीकली मंथली बेसिस पे सब कुछ पूरा प्लानिंग होती थी कि मंथली बेसिस पे ओके, नॉट जस्ट कि जून महीने में मुझे ये करना है, डिफरेंट डेट्स के अनुसार भी कि ओके 12 जून तक मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। 12 जून में भी फिर अगर 12 दिन हिस्ट्री को दिए हैं तो फर्स्ट डे में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ूंगा, सेकेंड डे में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे डेली के टारगेट्स भी होते थे। और सुबह भी जैसे सुबह मेरी एक्सरसाइज का टाइम होता है, वॉक का टाइम होता है, उसमें भी मैं कंटिन्यूअसली दिमाग में प्लानिंग करता रहता था। इवन अभी भी करता हूँ कि आज की मेरी दिनचर्या क्या होगी, आज की मुझे मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उससे क्या होता है आपके बैक ऑफ द माइंड ये बना रहता है कि टू पुश योर सेल्फ फर्दर, कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये सोचा था ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको करना है। तो वो एक सबकॉन्शियसली लगातार इंटरनल, आपको, हाँ सबकॉन्शियसली वो पुश होता रहता था। यस यस यस। तो प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और प्लानिंग करते रहेंगे तो आपकी जो डेडलाइंस हैं वो भी आप पूरी करते मीट रहेंगे। कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा क्षितिज, इसमें एक और बात बताइए कि ये तो आपने बताया कि आपने पहले जब स्टार्ट करी प्रिपरेशन, आपने एक पूरा बुक लिस्ट बनाया, एक टाइम टेबल बनाया। उसके बाद जो है टाइम टेबल बनाने के बाद नोट्स मेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि जी। मैक्सिमम लोग जो ड्रिफ्ट होते हैं वो नोट्स मेकिंग के दौरान होते हैं। तो इस वाले टास्क को आपने कैसे जो है सेट किया? सर मेरा मानना ये है कि इमिजिएटली नोट्स बनाना बिल्कुल ही एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। सबसे पहले अगर कोई एस्पिरेंट आ रहा है तो सबसे पहले उसको जो काम करना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। नहीं, आपने ये सबसे अपने एक्सपीरियंस के बाद सीखा या आपने पहले ही सीख लिया था कि शुरू? नहीं, मैंने तो एक्सपीरियंस से सीखा। मैंने नोट मेकिंग नहीं, अच्छा, मैंने नहीं नोट करी। मेकिंग नहीं की, नहीं करी, अच्छा। नहीं करी। आई वाज रीडिंग द बुक्स। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली पूरी, ठीक है, मैं पढ़ लिया कि अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, पार्लियामेंट ये है, ऐसे है, ये सब है। लेकिन एक होता है डीपर मीनिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो मैं अचीव नहीं कर पाया। इसीलिए जब क्वेश्चंस आते थे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, स्पेशली मेंस के। प्रीलिम्स में तो चलो अच्छा आर्टिकल याद कर लिया और उसका क्या मीनिंग है वो किसी तरह मार्क भी कर दिया, पर डीपर एनालिसिस, डीपर जो चीज है वो समझ नहीं आती थी। नोट मेकिंग तो मैंने, एक तो वैसे भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, नोट मेकिंग की तो वैसे भी आदत नहीं थी। नहीं थी, हाँ। हाँ, तो नोट मेकिंग स्टार्टिंग में नहीं की। पॉलिटी के लिए या फिर जितनी भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, वो मैंने सारी पढ़ ली। और ग्रेजुअली 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 जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। और मैंने इसमें यूट्यूब की भी बहुत सहायता ली, क्योंकि बहुत अच्छे से टीचर्स जो हैं किसी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो यूट्यूब की बहुत सहायता ली मैंने, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। फिर जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया उसके बाद मुझे समझ में आया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर नोट्स बनाने बनाने चाहिए, चाहिए। बनाने चाहिए जी। और प्रीलिम्स के लिए तो मैंने एज स्पेसिफिक नोट्स बनाए भी नहीं, क्योंकि अब लक्ष्मीकांत खुद ही एक नोट है, उस पर नोट्स क्या है, नोट्स बना सकते हैं। स्पेक्ट्रम खुद ही एक बहुत ही नोट्स फॉर्मेट में। कंसाइज वो है। हाँ, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाए। हाँ, मेंस के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिविजुअल टॉपिक पे 1 या 2 पेज के अच्छे से नोट्स बनाए, पूरी नोटबुक बनाई, और बस सिर्फ मेंस के लिए नोट्स बनाए थे।
ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपने जो है सिस्टम वाइज देखे, आपने एक अपने लिए टाइम शेड्यूल बनाया, फिर आपने बुक लिस्ट बनाई, फिर उस बुक लिस्ट से आपने फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाए, आपने देखा एक बार जब कॉन्सेप्ट सेटल हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो काम का है, क्योंकि आप लगातार क्वेश्चंस भी कर रहे थे, एमसीक्यू भी कर रहे, मेंस भी कर रहे, तो उसमें जी से देखा क्या काम का निकाला जा सकता है और उसको नोट्स में डाला। जी उसके जी। बाद एक और स्टेज आती है जब हम कहते हैं कि यार वैल्यू एडिशन करते हैं नोट्स में, चलो कुछ और एनरिचमेंट करते हैं, तो वो आपकी एनरिचमेंट कैसे हो रही थी नोट्स में? सर वैल्यू एनरिचमेंट अगर मैं स्पेशली मेंस की बात करूं, मेंस का आंसर जो है वो हर एक इंसान का, अगर जीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे ही होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक डिफरेंट आंसर प्रेजेंट करें। उसके लिए जैसे आप कह रहे हैं कि एनरिचमेंट बहुत जरूरी है। एनरिचमेंट के लिए जो बेस्ट सोर्सेज है वो होती है हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैप से मैप डिपिक्शन हो, या फिर फ्लो चार्ट या डायग्राम्स के थ्रू अगर हम डिस्क्राइब करें कोई भी टॉपिक, ये सब जो है मतलब मेन हमारा सोर्स रहता है वैल्यू एनरिचमेंट के लिए। स्पेशली जैसे हम प्रीलिम्स में रिपोर्ट्स याद करते हैं कि हु पब्लिश्ड द ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, तो इन सब ये सब जो हमारी नॉलेज है प्रीलिम्स की, इन्हीं को यूज करके मेंस में आपका जो कंटेंट है उसको एनरिच किया जा सकता है। राइट राइट राइट। अच्छा श्री, इसी दौरान जो है आपने अपने पूरे जीएस को जैसे आपने विस्तार में एक्सप्लेन भी किया है, अब सिंस यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो हाउ योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी हैज हेल्प्ड यू इन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज वेल? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा हेल्प की है। 2020 में मैंने अपना यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स लिखा और लकीली वो प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। तो 2020 में ही मुझे मेंस लिखने का मौका मिला। 2020 का जो मैंने मेंस लिखा वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ यूपीएससी का, लेकिन उससे मुझे इतनी सीख मिली कि मुझे आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, कैसे अपने कंटेंट को एनरिच करना है, पेपर को कंप्लीट करने के क्या तरीके हैं, पेपर को कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन छोटी छोटी चीजें भी, जैसे उस साल मेंस थोड़ा लेट हुआ था, जनवरी में था, तो हाथ एकदम ठंडे होते लिखा नहीं जाता, तो लिखा ही नहीं जा रहा था स्टार्टिंग में। तो एक वो भी एक सीख थी मेरे लिए कि पहले से ही, फिर जब एचपीएस का मेंस हुआ तो मैं पहले से ही 2 आंसर प्रैक्टिस करके क्योंकि जाता था क्योंकि ताकि मेरे एचपीएस का हाथ का शायद फ्लो बन आपके जाए। टाइम दिसंबर में थे। हाँ लास्ट। दिसंबर में था, दिसंबर में था, शिमला में दिसंबर में, और इतनी ठंड होती है। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें भी, मतलब अपार्ट मैटर फ्रॉम करती आंसर राइटिंग, हाँ मैटर करती है। पेन कौन सा यूज करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीट कितना करना है, कैसे करना है, ये मतलब छोटी छोटी चीजें भी जो हैं मैंने अपने यूपीएससी मेंस के अटेम्प्ट से सीखा, और इस अटेम्प्ट में एचपीएस के मेंस में मुझे उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, कौन सा पेन आपका यूज करते थे आप? बहुत सर उस आपने नाम भी ले दिया। नहीं, ये तो मैं ऐसे ही, ये बहुत रूडिमेंट्री चीज लगती है नहीं नहीं, लेकिन हाँ नहीं, ये है हम इम्पोर्टेंट। नहीं, हम लोग, मैं क्लास में आज जैसे अभी मैं क्लास अच्छा लेकर आया, तो आज उनका छठा सातवां दिन है, तो मैंने उनको बोल दिया अच्छा। कि एक साल बाद जो पेन यूज करना है उसका डब्बा ले लो बस अब आप, और पहले हाँ हाँ। सेटल हो जाओ कि कौन सा पेन यूज करना है, किसमें ग्रिप आपकी है, किसमें हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है, जी फिर जी उस जी। पर स्टिक हो जाओ बस एक साल तक। हाँ सर, मैं 1.5 साल से एक ही पेन यूज कर रहा हूँ अब। हाँ, ये अब बहुत यूपीएससी, इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग इस चीज को हाँ समझते नहीं है। हाँ समझते नहीं है, वो नया पेन ले जाते हैं एग्जाम में और उससे फिर वो फ्लो नहीं बनता है। फ्लो तो नहीं जिस आता। जिस पेन से आपने प्रैक्टिस की हुई है, मैं तो सर, अब मैं तो ट्राईमैक्स यूज करता हूँ, अभी भी मेरे टेबल पे है। मैं नहीं, हम 1.5 2 साल से ये ट्राईमैक्स से ही लिख ट्राइमैक्स रहा है, हूँ। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ जी। ये पॉइंट 5 शायद इसका वो है, हाँ निब निब 0.5 mm की पॉइंट निब है, फाइव हाँ जी। हाँ हाँ निब जी है। हाँ जी। हाँ नहीं, ये बेस्ट साइज रहता है, हाँ जी। बिल्कुल। हम लोग इसी में जो है लग्जर का V5 एक आता है, 0.5 mm हाँ की हाँ वो रहती है, हाँ, वो वो भी भी बहुत अच्छा है, वो वो भी भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है। तो यही पेन हम लोग भी प्रमोट करते हैं जो आप यूज करें। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा और उसकी क्या आपकी अप्रोच रही, क्योंकि जनरली जो है ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा सा आप जो है डिटेल में एक बार बता दीजिए। सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी को लेके ये बहुत स्पेकुलेशन रहती है कि ज्योग्राफी में हाँ, मार्क्स नहीं आते। नहीं आते। उसका एक खास रीजन भी है। उसका रीजन जो मैं समझता हूँ अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, वो ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जो जीएस के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। तो प्रॉब्लम ये आती है ज्योग्राफी ऑप्शनल में कि आप अपने आंसर्स को
एज अ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कैसे प्रेजेंट करें, वो जीएस का आंसर ना लगे, वो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट का आंसर लगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योग्राफी में। और दूसरी जो प्रॉब्लम है खासतौर पे यूपीएससी में, वो ये प्रॉब्लम है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है जीएस से, लेकिन इतना वास्ट है कि ज्योग्राफी ऑप्शन कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ये दो प्रॉब्लम ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आती हैं। तो मेरा तो यूपीएससी में ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इसलिए मैंने एचपीएस में भी ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया। अगर एचपीएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें तो सिलेबस काफी ज्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड सिलेबस है जैसे। लेकिन जब मैं एग्जाम पे देने गया तो 2021 में एचपीएस में उन्होंने बियॉन्ड द सिलेबस भी कुछ सवाल पूछे हुए थे। जैसे उन्होंने सिलेबस में लिखा है आयरन ओर एंड इट्स, सिर्फ आयरन के बारे में मेंशन कर रखा है। वहां एग्जाम में पूछा उन्होंने डिस्क्राइब ऑल द मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया एंड लेबल अ स्केच ऑन द। तो वहां पे भी मुझे यूपीएससी की जो मेरी तैयारी थी ज्योग्राफी की, वहां काफी फायदा हुआ। हाँ, दूसरा ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में मैंने जो ट्रिक क्या जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि सिलेबस वाइज सोचता हूँ। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि रूरल सेटलमेंट्स, इंडिया में रूरल सेटलमेंट्स के लिए क्या डिटर्मिनेंट्स हैं कि हाउ दे आर सेटल्ड। तो ज्योग्राफी के सिलेबस के हिसाब से सोचता हूँ। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी या फिर टेरेन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, फिर क्लाइमेट आ गया, ओशनोग्राफी। तो हाँ, ओशनोग्राफी भी एक तरह से वाटर हाइड्रोलॉजी। हाँ। तो ऐसे ऐसे अगर इन सब सारे एस्पेक्ट्स को सोचा जाए तो आप एक आंसर ज्योग्राफिकल बना सकते हो, साथ में प्रॉपर लेबलिंग ऑफ मैप्स, स्केचेस और जितने भी हमारे डायग्राम्स होते हैं, तब हमारा एक आंसर ज्योग्राफिकल लगता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ज्योग्राफी में आती हैं। अब अभी तो मार्क्स नहीं आए हैं, पर मेरा भी पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं हुआ था। पेपर 2 वाज फाइन, बट पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा, जस्ट अभी मार्क्स रिलीज हुए 15 मिनट पहले। अच्छा, हो गए? जस्ट अभी रिलीज, the moment we had started the interview, marks just release हुए। ओके ना मेरे को देखूंगा एक दो बच्चों का आया था, तो आई केम टू नो अबाउट दिस। ओके। अच्छा, अब ना जैसे हम लोग, जैसे आपने काफी सारी चीजें काफी डिटेल में ही बताई हैं और सेल्फ स्टडी पर्सपेक्टिव से यूजफुल है वो चीजें। अच्छा, सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स की अगर हम बात करें कि एटलीस्ट ये सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स हैं जो शायद आपने हो सकता है उसमें से बहुत सारी अवॉइड करी हो और कुछ कर भी दी हो, तो अगर हम लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स बताएं जो कॉमनली बच्चा करता है, उनको एक बार यहाँ पे नैरो डाउन कर लेते हैं, ताकि वो अब जो ये सेशन सुन रहे हैं एटलीस्ट वो इन गलतियों को ना दोहराए। सर पर्सनली तो मेरा सेकंड इसमें अटेम्प्ट में मिथ भी बता देना कि अच्छा, मिथ्स भी बताना है। मिथ भी बता दीजिए। ओके। मिथ्स तो सर सबसे बड़ा ये है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और कभी भी, मतलब ऐसा मेरा मानना है, पढ़ते चले जाते हैं बच्चे और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर नहीं करते, कभी नहीं एक्स्ट्रा चीजें, हाँ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब देखते हैं जब एग्जाम का मोमेंट आ जाता है। तो मेरा तो ये मानना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आफ्टर योर कॉन्सेप्ट हैज बिल्डेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, अपनी तैयारी, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज उन पॉइंट्स पे निर्धारित करो। सब कुछ पढ़ लेने से, मतलब ठीक है वो भी सही रहता है, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन उसमें रिवीजन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। एक सबसे बड़ा मिथ ये है। और गलती मैंने जो की गलती वो तो थी एचपीजीके को कम सिग्निफिकेंस देना, क्योंकि मेरी, हाँ वेटेज देना, ये बहुत बड़ी गलती है, ये कोई ना करे, मैं तो यही गुजारिश करूंगा। एचपीजीके हमारे स्टेट में तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, 30 to 33% प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत हैंडी आता है। फर्स्ट, हाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एचपीजीके में मेरे प्रीलिम्स में 6 मार्क्स आए थे टोटल। मतलब जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 6 मार्क्स आए थे टोटल। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और फिर मेरे बहुत अच्छे तो नहीं आए थे, लेकिन 22 मार्क्स थे, मार्क्स 22 थे आउट ऑफ पोटेंशियल 60। पर मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग था, तो जीएस में मेरे 97 to 98 मार्क्स थे, तो अच्छे से आराम से मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो एचपीजीके जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही है, सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है और वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये दो चीजें तो मैं कहूंगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एज मिस्टेक्स।
और इसके अलावा जो है और सेट ऑफ मिस्टेक जो शायद आपने नहीं दोहराई, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग में या नेट से जब आपने ये सारी चीज सर्वे करी तो आपने देखा कि हाँ ये शायद कॉमन पिटफॉल्स है जो अवॉइड की जा सकते हैं। मिथ्स 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 सर, एक बड़ा मिथ ये है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है पेपर, या कुछ भी पूछ लेते हैं। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, या फिर जैसे ऑप्शनल्स के लिए भी बड़ी स्पेकुलेशन रहती है ना कि यार इस ऑप्शनल में नंबर नहीं आता, ये ले लो। मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई भी ऑप्शनल अगर मेटिकुलसली प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ा जाए तो उसमें भी नंबर लाए जा सकते हैं। हो सकता है आपके जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में 150 170 आ जाते, उतने ना आए, लेकिन अच्छे मार्क्स अराउंड 130 140 लाना जो एटलीस्ट आपको लिस्ट इज में डाल नॉट देंगे। वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जो आसाम से आपको लिस्ट में डाल देगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो दिस इज वन मिथ जो मैं एक और तो सर ऐसे मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर अच्छा। आप बताएं तो फिर मैं उस पर कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपके व्यू पॉइंट से ही जानना चाह रहा था, ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग, क्योंकि हर कोई अलग अलग टाइप से जो है चीजों को अप्रोच करता है, तो उसके दिमाग में होता है या उसके एक्सपीरियंस में कुछ एक चीजें आई होती है, इसलिए अब मैंने पूछा। लकीली सर मेरा एग्जाम जल्दी क्लियर हो गया, तो मेरे को ज्यादा मिस्टेक्स पता नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक थी वो यही थी कि मैंने एचपीजीके नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपने ना प्रीलिम्स भी कई पास नहीं कई हुआ। कई सारी चीजों पे ऑलरेडी जैसे मेटिकुलसली प्लान था, जैसे आपका ओके। पेन हाँ पेन के बारे में भी सोचना, कि है ना, हाँ हाँ नहीं तो हैंड राइटिंग के बारे में भी सोचना, और ये हाँ सारी ऐसी हाँ, चीजें जो जनरली लोग अटेम्प्ट देने के बाद ही सीखते हैं। बात तो सोच। हाँ, तो इसलिए क्योंकि अगर किसी का जल्दी एग्जाम भी निकलता है तो ऐसा ना माना जाए कि वो लकी है, ऐसा भी माना जाए कि ऑफ कोर्स। वो प्लान्ड है। जैसे हाँ ये हाँ जी आपके, जी जी। जैसे आपका 2 साल में निकला है, जैसे कल आई हैड अ सेशन विद रश्मि ऑल्सो, शी हैज सिलेक्टेड फॉर डीएसपी, आप मिले भी होंगे शायद उनसे, हाँ, मिलो मिलो। है ना। तो जी। रश्मि का भी 2 साल में ही पेपर क्लियर हुआ है, उसने 33 साल की एज में तैयारी शुरू करी, 35 में क्लियर कर लिया, 2 ही अटेम्प्ट दिए उसने। हम्म तो उसका हम्म भी प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ उतनी ही ऑनेस्टी से उसका इम्प्लीमेंट किया डेडिकेशन। जाता है। हाँ, तो ये आप दोनों में कॉमन है ना, हाँ अदरवाइज सर, पेपर। ये एक और पॉइंट मैं हम्म बोलूंगा। अगर कोई एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाह रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टू द एबिलिटी टू पुश योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हम्म भी आप किसी भी दिन आप ये नहीं सोच सकते कि यार आज छोड़ो अब कल करूंगा, या हम्म कल नहीं यार अब इसको एक हफ्ते बाद देखूंगा। हम्म अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो, जैसे मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं रात को आंसर राइटिंग या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स के हैं तो मैं दिमाग में रखता ही रखता था कि आई हैव टू राइट 5 आंसर्स। हम्म फिर चाहे मुझे नींद आ रही हो, या फिर मेरा कोई और प्लान हो, या कोई किसी दोस्त का कॉल आ रहा है, वो सब साइड रख के मैं या तो 5 क्वेश्चंस मेंस के लिखूंगा ही लिखूंगा, या 30 to 50 प्रीलिम्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, वो कहीं से भी करूं, प्रीवियस ईयर हम्म क्वेश्चंस हो या फिर करंट अफेयर्स हम्म बेस्ड क्वेश्चन। तो हम्म इस टाइप का सेल्फ डिसिप्लिन मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। हाँ, मोस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। यस क्योंकि यस। हम लोगों को भी जैसे कई बार अब फोन आते हैं, अब जैसे एक तो वो बच्चा है जो शायद अभी तैयारी के प्रोसेस में शुरू कर रहा है, उसको हमारे लिए गाइड करना इजी है कि हम कहेंगे वी हैव अ क्लासरूम प्रोग्राम, आप आओ, हमने प्रोसेस ही ऐसा बनाया है कि आप उसमें अपने आप ढल जाओगे। दूसरा वो जी। बच्चा है जिसने ना प्रीलिम्स कई बार दे दिए हैं, मेंस मिस हो रहा हम्म है, उस हम्म बच्चे को जैसे उनके आप कॉल इसलिए नहीं आते आंसर राइटिंग, वो कहते हैं हमें ना पर्सनल आप जो है अटेंशन दो, पर्सनल गाइडेंस दो, और हमारे लिए ये स्वाभाविक तौर पे संभव ही नहीं है कि मैं इतने सारे बच्चों को नहीं है गाइडेंस दूं। संभव, बिल्कुल। तो वहां पे ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहते हैं कि हमें ऐसा जी मेंटर चाहिए जिससे हम रोज बात कर पाए। तो दे आर लुकिंग फॉर कि रोज कोई मोटिवेट करे उन्हें बाहर से, rather देन कि जी जी। इंटरनली वो इतने मोटिवेटेड रहे कि वो अपने आप डिसिप्लिन हम्म, रहे। तो वहां पे ये सेल्फ जो है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जी इसको जी। कल्टीवेट करने के लिए भी कोई एक्सरसाइज है जो आपने कभी करी हो, या ये बाय डिफॉल्ट ही नर्चर था आपके अंदर? अब सब क्या कह सकते हैं, जीन्स भी हो सकते हैं या फिर क्योंकि पर इसके भी दो तरीके मोटिवेशन। हैं। हाँ, हाँ हाँ कई बार जैसे आपने बोला कि जो है बाय सिस्टम ही जो है, कोई बाय नेचर ही जो है, कुछ लोग सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई है जिसने इस पे एफर्ट मार के जी। अपने को सेल्फ डिसिप्लिन किया। तो आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ फॉल कर रहे हैं, मिक्स सर ऑफ क्या टू? कह सकते हैं, देखो जैसे हमारी फैमिली में भी सब ऐसे ही हैं कि अपना काम बिल्कुल पूरी शिद्दत से करते हैं, तो हो सकता है वो मेरी नर्चरिंग में ही आ गया हो। दूसरा जो मुझे लगता है कुछ हद तक, जो मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा 2 साल, और वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल था, तो फुल वहाँ पे डिसिप्लिन का माहौल रहता था। और वहीं से ही मेरे को लगता है ये मेरी जो आदत डेवलप हुई है कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए,
हर एक चीज प्रॉपर होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है वहां से आया। तीसरा शायद मुझे थोड़ी ओसीडी भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि कोई काम जो है वो परफेक्शन से ही करना है। अच्छा, मतलब टॉप ही, अगर क्लास में पढ़ना है तो टॉप ही करना है। मतलब इस टाइप का वो रहता है कि आई हैव टू एक्सेल इन एवरीथिंग। तो हो सकता है कि दैट सबकॉन्शियसली मोटिवेट्स वो मी टू आपको अचीव माय मोटिवेट भी रखता है टारगेट्स। और डिसिप्लिन भी रखता है, एक बार मोटिवेट। डिसिप्लिन भी रखता है, जी जी जी। चलो चलो, ये तो काफी जो है काफी कुछ जानने को मिला आज। चलो, थैंक्स जी, थैंक्स अलॉट क्षितिज, जो है आपने इतना थैंक यू सर, थैंक विस्तार यू। में जो है चीजों को डिस्कस किया, क्योंकि इन सेशन का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि जो नए विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक लाइन ऑफ थॉट मिल जाए। क्योंकि जब सेम जी लाइन, सर, जैसे आपने वही सारी चीजें जॉट डाउन करवाई, जो देयर इज अ कॉमन बिटवीन ऑल द टॉपर्स ना, जैसे आपने, रश्मि ने, अभिषेक ने यही सेम पॉइंट बोले सबने। ऑल्दो आप दोनों की कोई भी एक दूसरे के लिंक में कभी नहीं रहा, तो मींस देयर इज अ कॉमन बिल्कुल। थॉट। अगर पेपर निकालना है तो ये सेट ऑफ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रिजिडली फॉलो करनी पड़ेगी, जी जैसे जी। सेल्फ डिसिप्लिन और ये सारी चीजें। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर, थैंक यू।